आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे सीरियल किलर के बारे में। जी हाँ, ये वही सीरियल किलर है जिसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज है और साथ ही साथ इसकी जो करतूतें थी वो भी बड़ी हैरान कर देने वाली थी। असली ठगों का इतिहास जो काली की पूजा करते थे और लोगों को मारकर लूटना उनको अपना पेशा समझते थे। इशारों के लिए ठगों ने अपनी अलग भाषा बनाई हुई थी जिसे रामसी कहा जाता था। ये बात है 1839 की गर्मियां। महारानी विक्टोरिया को पता चला कि एक किताब पब्लिश होने वाली है। खास बात यह थी कि इसमें भारत की कहानी थी। विक्टोरिया अपने साम्राज्य के सुदूर कोनों के बारे में बड़ी दिलचस्पी रखती थी, इसलिए उन्होंने पब्लिशर को बुलाकर किताब के बारे में पूछा। तुरंत किताब के पहले 2 चैप्टर महारानी के आगे पेश किए गए। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के ही महारानी के होश उड़ गए। इसमें कहानी थी एक कातिल की जिसने 900 से अधिक लोगों का बेरहमी से खून कर डाला। साथ ही जिक्र था एक गिरोह का जो एक देवी की पूजा किया करता था और देवी को चढ़ावे में खून की भेंट दी जाती थी। अक्टूबर महीने में पूरी किताब छपी और पहली एंग्लो इंडियन बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब ने एक काम और किया, वो ये कि अंग्रेजी शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ दिया जिसका नाम था ठग। साल 1810 की बात है। विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। आए दिनों उनके पास खबर आती थी कि राहगीर कब गायब हो रहे हैं। आपको बता दें, इक्का दुक्का घटनाएं होना यहाँ पे आम थी, लेकिन धीरे धीरे खबरें आने लगी कि कारवां लूट रहे हैं और मामला केवल लूट का नहीं था। जिन लोगों को लूटा जाता था उनका कुछ अता पता भी नहीं मिलता। ऐसे में उस साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिपाहियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि रास्ते में डकैतों से सावधान रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जैसे जैसे टाइम बीता, डकैती की वारदातें जो थी यहाँ पर बढ़ने लगी। तब एक आपको बता दें, तब तक सूरत और बॉम्बे में अफीम के कारोबार के केंद्र बन चुके थे। अफीम का पैसा राजपुताना मालवा तक पहुंच रहा था। लंबी दूरी तक चांदी और सोने के सिक्के ले जाने के लिए खास लोग होते थे जो अक्सर भिखारी का भेष लेकर चलते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। जब इन लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी तो कंपनी बहादुर पर दबाव पड़ा कि कोई कदम उठाया जाए। साल 1828 में विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार के लिए कुछ कदम उठाए और सती प्रथा के खिलाफ पहली बार कानून बनाया। इसके बाद बेंटिक ने राहगीरों के साथ होने वाली डकैती की तरफ फोकस किया। इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई विलियम हेनरी स्लीमैन को। विलियम हेनरी स्लीमैन 1835 में स्लीमैन के हाथ लगा इस डकैती गिरोह का एक शख्स नाम था आमिर अली। आमिर ने स्लीमैन को ठगी के धंधे के बारे में बता दिया। ये लोग अपने नियम कानूनों के साथ एक गिरोह में रहते थे और इन्हें ठग बुलाया जाता था। पहले पहल को स्लीमैन को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से ये काम किया जा रहा था। तब आमिर अली स्लीमैन को एक गांव के पास ले गया। वहां करीब 100 लोगों को मारकर उनकी लाश को जमीन में गाड़ दिया गया था। ये वही राहगीर थे जो पिछले कुछ टाइम से लगातार गायब हो रहे थे।
इसके बाद आमिर ने स्लीमैन को ठगों की पूरी कहानी बताई कि ये किस तरीके से ठग करते हैं। स्लीमैन के अनुसार ठगों का एक गिरोह हुआ करता था। इन लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि ये गरीब लोग थे जो मजबूरी में ऐसा कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग ठगी को अपना व्यवसाय मानते थे। गिरोह में हिंदू, मुसलमान और अलग अलग जातियों के लोग हुआ करते थे। कोई अमीर हुआ करता था तो कोई खाना बदोश हुआ करता था। सभी लेकिन एक ही देवी की पूजा किया करते थे। देवी थी देवी काली। ठगी की शुरुआत एक खास मौसम में हुआ करती थी। किसी शुभ संकेत को देखकर काम शुरू होता था। मसलन बिल्लियों का झगड़ना, कौवे की आवाज आदि। एक गिरोह में 30 से लेकर 50 लोग तक होते थे। इन लोगों का निशाना अक्सर तीर्थ यात्री होते थे। जैसे ही शिकार की पहचान होती, ये लोग उस कारवे के आगे जो पीछे चला करते थे और फिर धीरे धीरे एक एक करके उस कारवा से जो है जुड़ते जाते। पोशाक आम लोगों जैसी होती थी, इसलिए किसी को उन पर कभी कोई शक ही नहीं होता था। एक बार कारवा से जुड़ जाने के बाद ये लोग उन्हें अपनी बातों में फंसाकर मेलजोल बढ़ाते और उनका भरोसा जीत लेते। मतलब डायरेक्ट जाके अटैक नहीं करते, पहले उन लोगों से जुड़ते, उनके साथ रिलेशनशिप बनाते और उनको भरोसा दिला देते। उसके बाद फिर ठगी करते। कई कई दिन तक इंतजार भी किया करते ताकि लोगों को इन ठगों पर भरोसा हो जाए। उसके बाद कोई ठीक ठाक जगह देखकर ये लोग अपने काम को अंजाम देते थे। कारवा के सबसे आगे ठग रहता था। एक बार निशाने की पहचान हो जाने पर कारवे में शामिल एक ठग आगे वाले दस्ते को बताता कि कितने लोगों के लिए कब्र खुदनी है। इसके बाद आगे वाला दस्ता खुदाई के काम में लग जाता। आपस में इशारे के लिए रामसी नाम एक खास कोडेड भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। रामसी में कब्र को बेल कहा जाता था और बेल खोदने के लिए एक खास कुदाल का इस्तेमाल होता था जिसे कस्सी कहा जाता था। आपको बता दें, ठग अपने साथ एक छोटा सा झोला लेकर चलते थे जिसे लुटकुनिया कहते थे। बकायदा कब्र खोदने से पहले एक पूजा भी होती थी और इसके लिए कस्सी को गुड़, दही और शराब से बारी बारी नहलाकर उसमें पान और फूल चढ़ाए जाते थे। इसके बाद कस्सी को टीका लगाकर एक नारियल फोड़ा जाता और नारियल फूटने पर सभी ठग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जय देवी माई बोलते थे। इसके बाद सभी लोग बारी बारी से कब्र खोदते। मरे हुए लोगों को एक ही कब्र में डाला जाता था, इसलिए जो कब्रें होती थी वो बहुत गहरी खोदी जाती थी और वक्त आने पर आड़ा तिरछा कर उनमें लाशों को डाल दिया जाता था। कारवे के सबसे पीछे भी एक गिरोह चलता था जिसका काम था ये देखना कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। कोई खतरा दिखे तो लुचमुन सिंह आ गया। लुचमुन सिंह आ गया इस कोड वर्ड का यूज होता था। मतलब इस पूरे प्रक्रम में आप देख सकते हैं कि एक कोड वर्ड जो सिर्फ उस गिरोह को पता था, बाकी जो तीसरा इंसान है वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। लुचमुन सिंह आ गया मतलब कि कोई पीछे से आ रहा है। भागने के लिए आरोपी, आपको बता दें, लोपी खान आ गया, ये शब्द बोलते थे। अगर उनको भागना होता था तो इस शब्द का प्रयोग करते थे। कुछ दिन बाद जब एक अकेली सुनसान जगह मिलती तो ये लोग हमला करते। अब जब शिकार का वक्त आता तो उसे झिरनी कहा जाता था। मतलब शिकार करना है तो अब झिरनी शब्द का प्रयोग करते थे। झिरनी के लिए अक्सर सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ, ऐसे इशारों का इस्तेमाल होता था। आप देखिए कि उन शातिर माइंड कितना तेज चलता था उन लोगों का। जैसे ही ठगों का सरदार
ये वाक्य बोलता तो मतलब हमको अब अटैक करना है, मतलब शिकार पर जो है हमला हो जाता। हमले के लिए ये लोग एक पीले रुमाल का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, पीले रुमाल का, जिसमें गांठ बांधकर एक सिक्का लगा होता था। रुमाल को शिकार के गले में डालकर मरोड़ा जाता, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती। ये लोग किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी एक वजह थी एक पुराना मुगल कानून, जिसके तहत खून बहाने पर मौत की सजा मिलती। तो खून भी नहीं बहता और लोगों की मौत भी हो जाती। एक और कारण भी था। एक कारण ये था कि ठग यूं ही खून बहाकर देवी काली को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इस तरीके का प्रयोग करते थे। खैर, मुसाफिरों की हत्या कर ये लोग उनका सब कुछ लूट लेते। इसके बाद लाशों को एक के ऊपर एक कब्र में डाल दिया जाता। कब्र को मिट्टी से ढककर उसके ऊपर झाड़ियां लगा दी जाती। इस तरह ये लोग एक पूरा कारवां गायब कर देते, फिर खुद भी गायब हो जाते और किसी को भनक तक नहीं लगती। ठगों में सबसे कुख्यात जिस ठग का नाम था वो था बहरम खां, जिसका पता स्लीमैन को आमिर अली से चल गया। 1790 में बहराम खां ने ठगी की दुनिया में कदम रखा और आपको बता दें, अगले के दशक में उसने 2000 ठगों का एक ग्रुप बना लिया था। आमिर अली की शिनाख्त पर 1838 में बहरम खां को पकड़ा गया। तब तक वो 936 लोगों का खून कर चुका था। 936 लोगों का खून, जी हाँ। हालांकि कुछ रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि उसने सिर्फ 140 लोगों की हत्या की थी और बाकी हत्याओं में वो सिर्फ मौजूद था। इन हत्याओं के चलते उसका नाम दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ठगों से निपटने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया, ठगी और डकैती डिपार्टमेंट। डकैत इस मामले में अलग थे कि वो लोगों को जान से नहीं मारते थे। 1835 में विलियम स्लीमैन को इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। स्लीमैन ने ठगों को पकड़कर यातना या लालच देकर जानकारी इकट्ठा की। कुछ ठगों को मुखबिर बना लिया गया। अगले 2 सालों में ठगों के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर उनमें से अधिकतर को जेल में डाल दिया गया। 1837 में 412 ठगों को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास। इसके अलावा 1000 के करीब ऐसे थे जिसमें दूर टापू पर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया गया ताकि वो भारत ना लौट सके। साल 1939 में बहरम खां को फांसी दे दी गई। आपको बता दें, विलियम बेंटिक का निधन जो था वो भी हो चुका है। 1870 तक ठगों का नामो निशान खत्म हो चुका था, लेकिन ठगी के चलते ब्रिटिश सरकार एक काला कानून भी लाई, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसमें कुछ विशेष जातियों को पहले ही मुजरिम घोषित कर दिया गया। इस कानून के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें ठगी और डकैती डिपार्टमेंट को 1904 में बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि CID बना दिया गया। पॉपुलर कल्चर में ठग शब्द अंग्रेजी भाषा से भी जुड़ा है और 21वीं सदी में ये ठग लाइफ के नाम से हम सबसे सामने मौजूद है। कत्ल, खून और लाश, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी झकझोर कर रख देते हैं और उस इंसान से रूबरू कराते हैं जो हकीकत में हैवान बन चुका था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहरम खां का नाम सिर्फ किस्सों कहानियों में नहीं है, बल्कि
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम बतौर सबसे खूंखार सीरियल किलर के नाम से दर्ज है। उसका खौफ करीब 50 साल तक कायम रहा। उसने बिना बंदूक और बिना चाकू चलाए कुल 931 लोगों का कत्ल कर दिया। ये आंकड़ा भी अंग्रेजों के हिसाब से माना गया, लेकिन पीड़ितों की संख्या इससे कई ज्यादा मानी जाती है। बहराम की दहशतगर्दी का आलम ये रहा कि उस पर लिखी गई कई किताबें भी हैं, वो लिखी गई। भारत का वो सीरियल किलर जिससे अंग्रेज भी डरते थे, भारत की 18वीं सदी का ये सीरियल किलर जिसने 931 लोगों का मर्डर किया। मर्डर करने वाले ठग की एक कहानी थी, रुमाल, सिक्का और आतंक का राज। रुमाल, सिक्का और आतंक, इन तीन चीजों से 931 लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। ना ही इस पे चाकू का प्रयोग किया गया, ना ही किसी हथियार का प्रयोग किया गया। भारत का 18वीं सदी का यह सीरियल किलर था। असली ठगों का इतिहास है, जो काली जी की बकायदा पूजा करता था, काली जी का बहुत बड़ा भक्त, और लोगों को मारकर लूटना उसका पेशा था। इशारों के लिए ठगों ने अपनी अलग भाषा बनाई। कोडवर्ड भी मैंने आपको बताया, जिसे रामसी कहा गया। उस भाषा को रामसी कहा गया। जिस भाषा की अभी हम बात कर रहे थे, जिस कोडवर्ड की अभी हम बात कर रहे थे, उसे रामसी कहा गया। महारानी विक्टोरिया को जब पता चला कि वाकई में ऐसा कोई ठग है, वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि जो किताब पब्लिश होने वाली थी उस पर खास बात तो ये थी कि भारत की पूरी कहानी लिखी गई थी, और उनको बड़ी दिलचस्पी थी साम्राज्य के कोने कोने की खबरों के बारे में जानने की। इसलिए उन्होंने खुद पब्लिशर को बुलाकर किताब के बारे में बकायदा पूछा, और 2 चैप्टर पढ़ के ही महारानी शॉक्ड हो गई कि ये कहा था। क्योंकि इस कहानी में, ये जो कहानी थी, ये कहानी थी एक कातिल की, जिसने 900 से अधिक लोगों को बेरहमी से खून करके मार डाला। उसका एक बहुत बड़ा गिरोह था जो एक देवी जी की पूजा करता था और देवी जी को चढ़ावे में खून चढ़ाया करता था। ये पूरी किताब और बेरम खां की क्या स्टोरी थी, ये सब हमने जाना। एक ठग शब्द जोड़ा गया। 1810 की बात थी, जब आपको बता दें राहगीर जो थे वो गायब हो जाते थे। क्या कुछ कारण रहा, ये सब कुछ हमने जाना। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना भारत का वो सीरियल किलर जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो बिना किसी चाकू, बिना किसी धारदार हथियार से, सिर्फ सिक्का, रुमाल, इन 2 चीजों से लोगों को बेरहमी से मार डालता था। और ना केवल यहाँ पे हम 1-2 कत्ल की बात करेंगे, कुल 900 से अधिक कत्ल किए गए। इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, आप सभी के साथ साझा किया। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।